अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो खुद शौक की कैफियत में थी। वो क्यों अपनी मदर को ले आया था यहाँ। वो नर्वस थी, चादर को मज़ीद खुद पर फैलाकर अपने आप को छुपाने की कोशिश में थी। मम्मी इनको चोट लगी थी तो मैंने अस्पताल ले आया। अब आप इनसे बात कर लें और इनसे इनकी फैमिली के बारे में पूछ लें ताकि हम इन्हें इनके घर छोड़ाएं। वो बहुत आसानी से उसको और ख़ुद को अजनबी ज़ाहिर करते अपने साथ साथ उसे भी बहुत से सवालों से बचा गया था। हानिया ने तशक्कुर से उसको देखा मगर वो मुतवज्जो ना था। माहिमा की उलझन जैसे पल में सुलझी। वो नर्म से मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ी। अब कैसी हो बेटा, और चोट कैसे लग गई। वो उसके पास आते हाथ उसके गालों पर रब करते मुलायमत से गोया हूँ। लहजे में तशवीश वाज़े थी। आप इधर रुके, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। जी मैं ठीक हूँ आंटी, मैं गिर गई थी तो पाँव में शायद मोच आ गई। रात काफ़ी तकलीफ़ थी, अब तो ठीक हूँ, बस थोड़ी स्वेलिंग सी है। आपका शुक्रिया, आप मेरे लिए आई, और अपने बेटे का भी शुक्रिया अदा कीजिएगा। मैं बस अब अपने घर जाऊंगी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है भला। इतनी प्यारी सी बेटी से कैसे मिलती अगर मैं ना आती तो, और हम आपको घर छोड़ देंगे। दिलशेर बस आता ही होगा। वो बुरी फंसी थी। दिलशेर एहान तुम्हें अल्लाह पूछे। आंटी आप क्यों तकलीफ़ करती हैं, मैं अब ठीक हूँ और घर पर इस वक्त कोई नहीं होगा। एक फैमिली फंक्शन था तो सब वहीं गए होंगे। मैं फ्रंट की तरफ चली जाऊँगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम, आप मेरे साथ चलो, रेस्ट करो और जब घर वाले आ जाएं तब आप चलिए आना। अरे नहीं आंटी, आप कोई बहाना नहीं, बस उठो, हमारे साथ चल रही हो आप। बेटा तो बेटा, माँ भी अपनी मनवाने वाली थी। चले मम्मी, उसके दरवाजे से झांक कर उसने पूछा। हानिया हमारे साथ जाएगी, इसके घर वाले शायद कहीं गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे हम इसे छोड़ आएंगे। ये तो अपनी फ्रेंड की तरफ जाना चाह रही है मगर मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। जवान लड़की कैसे छोड़ दें किसी दोस्त की तरफ, जाने उसके घर वाले किस वक्त लौटें। हमारे साथ, मगर आपको पता है ना कि हमारे घर में। तुम फिक्र ना करो, घर में है ही कौन। ज़ाहिर और जुरेज हॉस्पिटल हैं, शायद कल डिस्चार्ज हो। अर्श उनके पास रुका हुआ है। मोमिन तुम्हें पता है लाहौर है, और उरद शेर का कोई अता पता नहीं। तुम चाहो तो फार्म हाउस पर रुक जाना, वैसे भी एक ही रात की तो बात है, किसी को कोई एतराज़ ना होगा। चलें जैसे आपको मुनासिब लगे। माहिमा के उसे सहारा देकर खड़ा किया तो जकदम पाँव पर वज़न आने के बाइस दर्द की एक लहर सी उठी थी। देखो, और मुझे कह रही थी आंटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। माहिमा ने प्यार से उसको डांटा। अभी वज़न नहीं आ रहा, जब लेटी हुई थी तो तब ठीक लग रहा था। चल लोगी। महिमा बमुश्किल उसको सहारा दिए खड़ी थी। जी मैं चल लूँगी आंटी, उसने होंठ दांतों तले दबाए। दिलशेर मेरे ख्याल में तुम व्हील चेयर मंगवा लो, ये गाड़ी तक नहीं चल के जा सकेगी। महिमा व्हील चेयर पर बिठाकर उसको बाहर तक लाई। दिलशेर ने गाड़ी अनलॉक की और आगे बढ़ा। दिलशेर हानिया को गाड़ी तक लाओ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। 3-4 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना था। महिमा को डर था कि वो गिरी ना जाए। दिलशेर ने जो काम जिंदगी में ना किए थे उस लड़की ने वो सारे करवाने थे आज। आ जाओ बेटा। माहिमा उसकी झिझक को अच्छे से जानती थी। उसने अल्लाह को याद करके फिर ये जिम्मेदारी उठाई और उसको थाम कर खड़ी और बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरा। महिमा के आगे बढ़कर पिछला दरवाज़ा खोलने पर वो वापस हानिया की तरफ पलटी। दिलशेर उसको लिए उसी तरफ आ रहा था। महिमा की नज़रों में वो मंजर कैद हो गया। दिलशेर के साथ उस लड़की को देखकर उसे लगा जैसे उससे ज़्यादा कोई उसके बेटे के साथ खड़ी नहीं जचेगी। जितनी प्यारी वो लग रही थी दिलशेर के साथ साथ चलती। एक अनोखी सी ख्वाहिश ने अंदर सर उठाया और मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। उसको खुशबू कुछ ज़्यादा ही पसंद थी, इसलिए हर वक्त वो खुशबुओं में नहाया रहता था और इसी हिसाब से उसके पास परफ्यूम्स की कलेक्शन भी आला तरीन थी। दुनिया भर के तकरीबन महंगे तरीन ब्रांड्स के परफ्यूम उसकी ड्रेसिंग टेबल पर सजे हुए थे। ईशल बालों में कंघी करते गैर इरादी तौर पर उसके परफ्यूम्स की शीशियों को देख रही थी। आज कमरे में वो खुद नहीं था तो उसकी खुशबू भी कम हो गई थी। कहीं इमरजेंसी में भी आते जाते वो कपड़े चेंज करके अच्छे से बाल सेट करके फ़राक दिली से परफ्यूम स्प्रे किया करता था। सब बोतलें अपनी अपनी जगह पर वैसे ही पड़ी थी, बस एक वही अपनी जगह छोड़ गया था। वो पहले कब उसके आने जाने का नोटिस लेती थी मगर आज जाने क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा था। या शायद गिल्ट था कि उसको उसे घर से जाने का नहीं कहना चाहिए था। उसे खुद से दूर करने के चक्कर में उसने उसको उसके बाकी रिश्ते से भी दूर कर दिया था। कैसे सब परेशान हैं उसके अचानक कहीं चले जाने पर, और फिर वो गया कहाँ होगा। वो ठीक ही कहता था, उसकी सोचों में उसी का गुजर था। वो ना चाहते हुए भी उसी को ही सोच रही थी और इस बात की शायद उसे खबर भी ना थी। मीराल बहुत कम वक्त में घुल मिल गई थी। सब उसका इतना ख्याल रखते जैसे वो बच्ची हो। उष्णा से लेकर फरवा तक सब उसके खाने पीने का, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, हर बात का ख्याल रखते। मिनल के साथ काफ़ी दोस्ती हो गई थी जबकि ईशल के साथ बज़ाहिर तो सब ठीक था मगर वो खुद कुछ उलझन में थी और फ़ायज़ा को उसने दोबारा ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी। मगर आज का दिन बहुत ज़्यादा टफ था। सब परेशान थे, ज़ाहिर शाह जुरेज शाह के ज़ख्मी होने की वजह से और उरद शेर के अचानक कहीं गायब हो जाने पर हर नफ्स परेशान था और वो अब उनके साथ खुश होती थी और उनकी परेशानी
उसे भी परेशान कर रही थी। मोमिन शाह ने बाकायदा राब्ता रखा हुआ था। आज असर के बाद काफ़ी देर बात होती रही, मगर उसने बीजान को मना करने की वजह से उसे यहाँ आने के बारे में कुछ नहीं बताया। वो परेशान होगा वहाँ कमरे में आकर वज़ू करके नमाज से फारिग होकर वो बिस्तर पर लेटी तो जल्दी उसे नींद ने आ लिया। रात का आखिरी पहर था जब मोमिन ने कमरे में कदम रखा तो अपनी साइड का लैंप ऑन किए। वो महवे ख्वाब थी। काम खत्म होते ही वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा था। जाने क्यों सुबह तक का इंतज़ार भी नहीं किया और बिना बताए वो सरप्राइज़ देने के लिए ही अंदर आ गया था। उसने कपड़े निकाले, चेंज किया और अपनी साइड पर आकर लेट गया। थकन उस पर हद से सिवा थी। वो उसकी तरफ ही करवट करके लेटी हुई थी। मोमिन कुछ देर वो मनमोहना सा चेहरा देखता रहा, फिर देखते ही देखते आंखें नींद के बोझ तले दबकर खुद भी बंद होती चली गई। वो भी नींद की वादियों में उतर आई था जब उसको अपने बिल्कुल पास कोई दूसरा वजूद महसूस हुआ। दूसरी तरफ मिराल ने पूरा जोर लगाकर आंखें खोली, मगर कुछ रोशनी कम थी तो कुछ तो वो खुद भी शायद अभी तक नींद में ही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मोमिन के चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे जानने की कोशिश में थी। मोमिन ने उसका हाथ लेकर अपने सीने पर रख लिया। कौन है? बंद होती आंखों के साथ वो नींद का खुमार लिए बोझल आवाज़ में बोली और हाथ छुड़ाने की अपनी कोशिश की। मैं हूँ, सो जाओ। आंखें बंद किए कच्ची पक्की नींद में मोमिन शाह की तरफ से जवाब आया। सुबह मीराल की आंख खुली तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आई, और जब आंखें खोलकर 2-3 बार गौर से देखा तो सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ। हैरत के साथ ढेर सारी शर्म भी महसूस हुई अपनी पोजीशन देखकर। धड़कनों की स्पीड सुबह ही सुबह रफ्तार पकड़ चुकी थी। गुलाल होते चेहरे के साथ उसने आहिस्ता से उसके बाजू के हल्के से निकलने की कोशिश की, मगर मुमकिन ना हुआ। नींद में भी उसकी गिरफ्त उस पर मजबूत थी। उसके उठ जाने के डर से उसने कोशिश तक कर दी, मगर क्या करती, यूं लेटी भी तो नहीं रह सकती थी कि इतना सा फासला भी ना था उनके दरमियान। अगर उसकी आँख खुल गई तो हाय, मैं तो मर जाऊंगी अगर उन्होंने देख लिया तो। वो उसके उठने से पहले पहले उसके करीब से उठना चाहती थी। पता नहीं वो रात कब आया और वो कैसे उसके इतने पास चली गई, और अब उसको दूर करने पर आमादा नहीं था। शायद कीमती मता की तरह खुद में समेटे हुए था। गहरी नींद में उसने एक बार फिर कोशिश की कि उसकी गिरफ्त थोड़ी सी ढीली हो ताकि वो नीचे से सरक सके। इसी तगदो में मोमिन की आंख खुल गई, जबकि मीराल उसको आंखें मसलते देखती जल्दी से आंखें बंद करके सांस तक रोक गई। मीराल ने आंखें तो बंद कर ली थी, मगर उन धड़कनों को कैसे रोकती जो बेकाबू हुए जा रही थी। बंद आंखों से भी उसे महसूस हो रहा था कि वो उसे ही देख रहा है। उफ, ये उठ क्यों नहीं रहे? पलकों की जुम्बिश उसकी अंदरूनी हालत का वाज़े पता दे रही थी। मोमिन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते उसकी मुश्किल आसान कर दी। सुबह बखैर जिंदगी। शरीर से लहजे में की गई सरगोशी मीराल के करीब गूंजी तो वो आंखें ज़ोर से भींच गई। उसकी इस हरकत पर मोमिन को हंसी भी बहुत आई और प्यार भी, मगर वो खुद को संभालते उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। क्लिक की आवाज़ पर उसने एक आंख खोलकर उसकी गैर मौजूदगी कन्फर्म की और दुपट्टा उठाकर अच्छे से ओढ़ा और बिना मुंह हाथ धोए कमरे से फरार हो गए। अस्सलाम वालेकुम मॉम। उसने उष्णा को बाजू के हल्के में लेकर सलाम किया था साथ लगाते हुए। वालेकुम अस्सलाम। अरे मोमिन शाह कब आया भाई? उष्णा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। बस काम ख़त्म हुआ तो सोचा चल कर सबको सरप्राइज़ देते हैं। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। आ जाओ, नाश्ता बस रेडी है, मैं लगवाती हूँ। ठीक है मॉम, मैं बस बीजान को मिलकर आया। नाश्ते की मेज़ पर मीर शाह, उरद शेर, ईशल और मुराद शाह के अलावा सब मौजूद थे। डैड कहीं गए हुए हैं? मोमिन ने मीर शाह की सरबराही कुर्सी खाली देखकर सवाल किया। आज वो ज़रा जल्दी चले गए थे, कुछ काम था उन्हें। उरद शेर और ईशल भी नहीं आए, उसका नंबर भी बंद है। मैंने 2-4 बार ट्राई किया था। अब की बार जवाब देने के लिए सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि जवाब तो किसी के पास ना था। तुम पहले नाश्ता तो कर लो, सब इधर ही हैं, मिल लेना। और काम मुकम्मल हो गया तुम्हारा? अब दोबारा तो नहीं जाना? एहान ने बात का रुख बड़ी आसानी से दूसरी तरफ मोड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है, सब हो गया डैडी, अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। गुड। नाश्ते के बाद बाकी सब भी अपने अपने कामों को निकल पड़े थे। आज ज़ाहिर शाह और जुरेज शाह को भी डिस्चार्ज होकर घर आना था तो अरमान शाह भी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मोमिन शाह आज घर पर ही था। दिलशेर काम पर जाने से पहले नज़र बचाकर हनिया के कमरे में आया था कि उससे डिस्कस करे और उसको अपने घर इन्फॉर्म करने पर आमादा कर सके। मोबाइल उसके पास था नहीं जो कॉल पे बात कर लेता। कमरा खाली था, वो शायद वॉशरूम में थी। वो उसका वहीं खड़े वेट कर रहा था और साथ साथ ये भी दुआ कर रहा था कि कोई उधर ना टपके, वरना मुश्किल हो जाती। कुछ ही देर बाद वो टॉवल से मुंह साफ करती बाहर निकली। बहुत ही कोई बदतमीज़ हो तुम दिलशेर एहान, मेरा दिल तो कर रहा है सर फाड़ दूँ तुम्हारा। वो उसे अपने कमरे में देख टॉवल बेड पर उछालते कड़े तेवर लिए बिना सलाम दुआ के उसकी इज्जत अफजाई कर रही थी। कभी जो तुम तमीज़ का मुजाहिरा कर लो, नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। एक तो हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती हो, फिर मैं हेल्प करूं तो उसके बाद एंड पर तुमसे डांट भी मैं ही खाऊं। वाह वाह, बहुत खूब मैडम, जवाब नहीं तुम्हारा।
तुम नेकी करते करते मुझे फंसा देते हो। अब बताओ मुझे मैं कैसे तुम्हारी मम्मी को सेटिस्फाई करूं कि और कैसे तुम्हारी इस किलानुमा हवेली से बाहर निकलूं। अपने घर बात करो, अपने घर बात करो, उन्हें अपने बारे में बताओ ताकि तुम्हारे फादर स्टैंड लें तुम्हारे लिए। दिलशेर, मैं सच में तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। क्यों तुम मेरा खूबसूरत चेहरा ख़राब करना चाहती हो भाई? ये मुँह और मसूर की दाल। वो उसकी पर्सनालिटी से नज़रें चुराते हुए उसको चिढ़ाने को बोली। माहिमा जो उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी, उसके कदम दहलीज पर ही जमे रह गए। अच्छा, फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो और तमीज़ से नंबर दो अपने फादर का, इससे पहले कि कोई इधर आ जाए और मुझे वापस जाना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हानिया ने पीछे खड़ी महिमा को देखकर जल्दी से सलाम किया, जबकि दिलशेर को इंतहा की शर्मिंदगी हुई। उफ, मम्मी कुछ गलत ना समझ ले। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है? अब पाँव में दर्द तो नहीं? महिमा मखसूस सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए आगे बढ़ी। अब ठीक है आंटी, मैं बस दिलशेर से यही बात कर रही थी कि ये काम ख़त्म करते हुए मुझे घर छोड़ आएगा। दिलशेर, आप जाएं बेटा, आपकी आज मीटिंग थी ना, मैं हानिया से खुद बात कर लूँगी और इसको घर भी छोड़ आऊँगी, ड्राइवर घर पर ही है। जी मम्मी, अल्लाह हाफिज़। वो सूरत से कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ता लेकर आई हूँ मैं, आराम से नाश्ता करो, फिर अगर बाहर आना चाहो तो हमारे साथ बैठ सकती हो। जी आंटी। वो चोर सी बनी जल्दी से नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई। कब से जानती हो दिलशेर को? हानिया तज़बज़ब का शिकार हुई कि जाने वो क्या सोचे, और जितना वो अब तक दिलशेर को समझ पाई थी वो अपने कैरेक्टर के हवाले से बहुत मोहतात रहता था। मेरे बेटे का किरदार आईने की तरह साफ शफाफ है। ज़्यादा तो नहीं, मगर इतना जान चुकी हूँ कि तुम दोनों पहले से आपस में एक दूसरे को जानते हो, और ये मेरे लिए अच्छा खासा हैरान कुन है कि दिलशेर के टच में कोई लड़की भी हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका बेटा वाकई बहुत अच्छा है और आपकी तरबियत काबिल तारीफ़, लेकिन मेरे पास ना तरबियत है ना किरदार। मैं उसको इतना ही जानती हूँ कि वो दिलशेर एहान है और उस जैसा कोई नहीं। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। बस इत्तफाकन ही टकरा गए और फिर इत्तफाकात का ये सिलसिला जाने कैसे हमारे दरमियान शुरू हुआ, मगर उसके बावजूद वो मेरे लिए सिर्फ दिलशेर एहान है और मैं उसके लिए हानिया मुर्तज़ा, और इसके अलावा कुछ नहीं। वो साफ गोई से बोली थी, तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती, जबकि वो तुम्हारे सिवाय घर के तुम्हें कहीं नहीं छोड़ कर आएगा। और ये बात आपके बेटे की बिल्कुल अच्छी नहीं। वो जूस का गिलास उठाई बोली, मेरा बेटा ज़िद्दी नहीं, बस जो बात गलत हो वहाँ अड़ जाता है। तुम मेरे बेटे से ऐसे ही बदगुमान हो। महिमा ने शरारतन कहा। हानिया जाने क्यों अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई महिमा के यूं बात करने पर। माँ बाप का रिश्ता इस दुनिया का अनमोल तरीन रिश्ता है हानिया। ये रिश्ता इख्तलाफात की नज़र करने के लिए नहीं होता बेटा। अगर कोई बात है तो उसे बैठकर डिस्कस करो। लड़के अगर लड़ झगड़ कर घर छोड़ जाएं तो अलग चीज़ है, मगर लड़कियां यूं घर छोड़कर नहीं रह सकती। औरत चार दीवारी के अंदर ही महफूज है मेरी जान। अपने बेटे से पूछिएगा कि वो मुझे कहाँ से और किस हाल में लाया था, शायद फिर आपको समझ आ जाए कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। और तो और वो सब जानता है, उसके बावजूद मुझे वहीं क्यों छोड़ कर आना चाहता है जहाँ से निकाल कर लाया था। वो तो चला गया, तुम मुझे बताओ कि असल बात क्या है। हानिया जूं बोल रही थी, महिमा की रंगत फक होती जा रही थी। तुम्हें अपने फादर से बात तो करनी चाहिए ना बेटा। ऐसे कैसे कोई बाप अपनी बेटी की तरफ से लापरवाह हो सकता है, और वो भी इतना। कुछ लोग बज़ाहिर तो इंसान होते हैं, मगर फितरतन वो सांप होते हैं जो अपने बच्चों को खुद खा जाते हैं। ऐसे ही मेरा वजूद भी जहरीला हो चुका है आंटी। मेरी कुछ लोग बज़ाहिर तो इंसान होते हैं, मगर फितरतन वो सांप होते हैं जो अपने ही बच्चों को खुद खा जाते हैं। ऐसे ही मेरा वजूद भी जहरीला हो चुका है आंटी। मेरी शख्सियत ही निगल ली मेरे बाप ने। हानिया बच्चे, मुझे बताओ क्या मसला है, क्या चीज़ परेशान करती है? ऐसा क्या है जो सबसे छुपाए फिर रही हो, मगर कुछ है जो पानी बनकर तुम्हारी आंखों में तैर रहा है? महिमा अपनी जगह से उठकर उसके पास जा बैठी। कुछ खास नहीं, टिपिकल सी स्टोरी है मेरी। मेरी माँ जब मैं 10 साल की थी तब हार्ट अटैक से वफात पा गई। उसके बाद मेरे बाप ने 2 माह में ही अपनी हसीन सेक्रेटरी से शादी कर ली, जो कि पूरी तरह मेरे बाप पर काबिज थी। फिर हम लोग लंदन में शिफ्ट हो गए। मुझे बोर्डिंग भेज दिया गया। मैं इंतज़ार करती रहती कि मेरा बाप कभी मुझसे मिलने आए, मुझे लेने के लिए आए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आंखों में इंतज़ार लिए रास्तों को तकती रहती, मगर मेरा इंतज़ार ही रह जाता। जब छुट्टियां होती मुलाजिम आकर मुझे ले जाता। पल दो पल मेरा बाप पास बैठता, हाल पूछता, पढ़ाई के बारे में पूछता, और फिर या तो वो अपनी बीवी के साथ या अपने किसी काम पर निकल जाता, और मैं घर में मौजूद होकर भी अकेली यहाँ वहाँ बोलाई फिरती थी। फिर अपनी सेक्रेटरी को छोड़कर उन्होंने कई अफेयर्स चलाए, और फिर 3 साल पहले उन्होंने एक और कम उम्र सी हसीन लड़की से बाकायदा शादी कर ली, और आजकल उसी के साथ होते हैं। मैं पहले एहसास कम तरी का शिकार रही कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता,
پھر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی آہستہ آہستہ بے حس ہوتی گئی۔ میں نے توجہ حاصل کرنے کے لیے رات دیر سے گھر آنا شروع کر دیا، کالج میں غلط سنگت میں پڑ گئی، کلبس جانے لگی، پہلے سگریٹ اور پھر ڈرنک کرنے لگی کہ کوئی نوٹس لے گا، کوئی روکے گا، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ وہاں تو سرے سے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ پہلے میں تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ سب کرتی تھی، پھر اس سب کی عادی ہوتی گئی۔ ہم لندن میں ہی تھے تب ساحرہ کے بھائی تقی نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، مگر قسمت تھی کہ میں بچ گئی۔ پھر ساحرہ اور میرے باپ نے مل کر یہاں شفٹ ہونے کا پلان بنایا اور ہم یہاں آ گئے، اور یوں ہم اچانک سڑک کنارے ٹکرا گئے۔ قریب 1 ماہ پہلے تقی یہاں چلا آیا اور رشتے کی بات شروع کی۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر برسوں بعد بھی میرے ساتھ وہی واقعہ دوبارہ ہوا، اور اس بار دلشیر نے مجھے وہاں سے نکالا اور ہاسپٹل لے گیا۔ باقی آپ جانتے ہیں۔ اف میرے خدایا، ماہمہ تو سر پکڑے بیٹھی تھی، مطلب کہ وہ بظاہر لاپرواہ سی نظر آنے والی لڑکی اپنے اندر اتنا کچھ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔